Hello class 12 students, welcome to the Dabhan Learners channel. This is the MCQ series of the chapter 5 Organizing Business Studies. हमने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट टू प्लानिंग की सारी MCQ सीरीज डिस्कस कर लिया है and I have put another playlist in the description box of MCQ series, so you can check the MCQ questions of all these chapters by going through the description box. Okay, so let's move to the first questions. MCQ Chapter 5 Organizing. First question is, name the process which coordinates human efforts, assembles resources, and integrates both into a unified whole to be utilized for achieving specified objectives, management, planning, organizing, or directing. सो वी नो कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करते हैं, उनकी वेज ढूंढते हैं, आइडियाज ढूंढते हैं, कोर्सेज ऑफ एक्शन ढूंढते हैं और उनमें से जो सबसे बेस्ट लगे उसे सिलेक्ट करते हैं. फिर ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं कि हम सारी ह्यूमन एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करते हैं, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है वो देखते हैं, रिसोर्सेज कौन सी क्वालिटी के चाहिए वो देखते हैं, कितने डिपार्टमेंट्स हमें बनाने पड़ेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो देखते हैं, कौन सा किसकी जगह कहाँ पे होगी या कौन से पर्सन्स कहाँ रिक्वायर होंगे, एक डिपार्टमेंट में कितने पर्सन्स होंगे एंड सो ऑन. हम सारी बातें ये डिटेल में डिस्कस करते हैं इन ऑर्गेनाइजिंग. तो वो यही कह रहा है कि जिसमें आप ह्यूमन एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करते हो, रिसोर्सेज को असेंबल करते हो और सब कुछ एक इंटीग्रेट करते हो, पूरा आइडिया को, मतलब पहला जो प्लानिंग था वो आइडिया जो आप डालते थे वो आपका था मेंटल प्रोसेस में, मेंटल दिमाग में चलता रहता था कि हमें क्या प्लानिंग करनी है. ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, जो आपने प्लान किया होता है ना उसके अकॉर्डिंग आप उसे फिजिकली स्टार्ट कर देते हो. हालांकि काम तो शुरू नहीं होता, लेकिन उस आइडिया पे अमल कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसके लिए हम अपना फिजिकल प्रोसेस स्टार्ट करने लग जाते हैं. लाइक हम डिपार्टमेंट बनाते हैं, रिसोर्सेज ले आते हैं, इनपुट्स जो जो चाहिए वो करते हैं. ओके, तो ये सब ऑर्गेनाइजिंग में आता है. दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑर्गेनाइजिंग सी. सेकेंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस बाय विच द मैनेजर establishes order out of chaos, removes conflict among people over work or responsibility sharing, creates an environment suitable for teamwork, or all of the above. अब देखा जाए तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हमें पता है कि ऑर्गेनाइजिंग क्या प्रोसेस है जिसमें मैनेजर एक ऑर्डर इस्टेब्लिश करते हैं जिसमें क्रियोस नहीं होता. अब ऑर्डर का मतलब हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं पढ़ा था कि जो चीज़ वहाँ है, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो या थिंग्स हो, वो वही होनी चाहिए ताकि काम एफिशिएंसी के साथ हो, इफेक्टिवली हो, ऑन टाइम हो और एंड रिजल्ट भी जल्दी आए. तो इसलिए वहाँ पे ऑर्डर होता है, क्रियोस नहीं होता. रिमूव्स कॉन्फ्लिक्ट अमंग पीपल, ओवरवर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग. जब हम काम को डिसाइड करते हैं कि इस डिपार्टमेंट में इतने लोग होंगे तो हम एक चेन ऑफ अथॉरिटी भी डिसाइड करते हैं. चेन ऑफ अथॉरिटी कि कौन सा बंदा किसे रिपोर्ट करेगा, या आप इसे कह सकते हो establishing reporting relationships. You must have done it in the step or the process of organizing in the starting of the chapter. जब आपने organizing chapter पढ़ा होगा तो starting में ही होगा ये. Establishing reporting relationships कि कौन सा बंदा कौन सा subordinate किस superior को report करेगा, ये सब इसमें आता है. तो इससे क्या होगा, conflict remove हो जाएगा ओवरवर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग में, क्योंकि जिस सबॉर्डिनेट को इस सुपीरियर को रिपोर्ट करना है तो वो इसे ही करेगा और इसके ऑर्डर्स को ही फॉलो करेगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिमिटेड आएगी. वरना अगर 8 बॉस होते, जैसा कि हमने फंक्शनल फॉरमैनशिप में पढ़ा था कि देयर आर 8 बॉस ओवर 1 वर्कर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आ जाती है वर्कर पे, लेकिन इस केस में नहीं होता. क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट सुइटेबल फॉर टीम वर्क. अब जब हम ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं या जो हमने प्लान बनाया था उसे हम फिजिकल प्रोसेस में लेकर आ रहे हैं कि ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट होने चाहिए, तो हम ध्यान रखेंगे कि वर्कर्स का यहाँ काम करने का मन भी लगेगा या नहीं, या अगर नहीं लगेगा तो हम कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे कि वर्कर्स का काम में मन लगे. ओके, या तो उन्हें इन्वायरमेंट दो ऐसा कि लाइक बाहर का इन्वायरमेंट अच्छा है तो यू कैन गो ऑन आउटिंग इन द इंटरवल टाइम पे आप बाहर जाके अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हो, बाहर होटल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो. सो
अगर वहाँ पे इन्वायरमेंट होगा तो लोगों को भी मजा आएगा, वो वहीं पे काम करना पसंद करेंगे. दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. Third question is, it is defined as a framework within which managerial and operating tasks are performed. Span of management, organizational structure, informal organization, none of the above. This time the answer is organizational structure, because organizational structure क्या कहता है कि एक फ्रेमवर्क हो, एक स्ट्रक्चर हो जिसके अंदर सारी मैनेजरियल या ऑपरेटिंग टास्क परफॉर्म हो. इसका मीनिंग क्या है कि ऐसा स्ट्रक्चर हो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करे, इनेबल करे कि तुम इंटीग्रेशन के साथ, इंटीग्रिटी के साथ या सिंक्रोनाइजेशन के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ अलग अलग डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेट करके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें. ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. कहते हैं ना, इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क और रिसोर्सेज. पीपल वर्क एंड रिसोर्सेज के बीच में कैसा तालमेल बना रहे, रिलेशन बना रहे, कोऑर्डिनेशन बना रहे. तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिसाइड होता है. अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी दो तरीके के होते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर, हमने बताया था. तो डिविजनल स्ट्रक्चर में जनरली क्या होता है, प्रोडक्ट लाइन ज्यादा होती है और डिपार्टमेंट भी अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं. फंक्शनल स्ट्रक्चर में सिर्फ एक प्रोडक्ट लाइन होती है तो ही वो सुइटेबल है, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट लाइन होगी और फंक्शनल स्ट्रक्चर ही है उसमें, तो बहुत ज़्यादा मेस होगा कि किस प्रोडक्ट की कितना डिपार्टमेंट ने क्या कितने यूनिट्स बना लिए. सो देयर वुड बी अ कंफ्यूजन. ओके, तो ये तो हमारा क्वेश्चन ये था कि उसके कितने पार्ट्स होते हैं. तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, बी ऑप्शन इज करेक्ट. Fourth question is, it refers to the number of subordinates that can be effectively managed by a superior. Organizational structure, informal organization, span of management, none of the above. It is nothing other than span of management. Span of management ये कहता है कि कितने subordinates effectively एक superior manage कर सकता है, संभाल सकता है. Let's move to fifth question. As the span of management increases in an organization, the number of levels of management in the organization increases, decreases, remains unaffected, none of the above. So what do you think personally? क्योंकि बुक ने तो आई गेस बस इतना लिखवा दिया था, this determines the level of management in the organization structure, कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जितना है उसके बेसिस पे हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं. बट अगर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीज होगा तो क्या लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे या अनअफेक्टेड रहेंगे? सो थिंक एंड देन आंसर. सो द आंसर इज बी ऑप्शन, डिक्रीजेस. बिकॉज हमने पढ़ा था एक जगह कि अगर नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है एक जगह और एक होता है वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. अब कई बार ये समझ में नहीं आता कि नैरो स्पैन का मतलब क्या है, वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है. देखो अब मैं बताता हूँ. नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है हैंडलिंग फ्यू पीपल, जब आपको थोड़े सबऑर्डिनेट्स को हैंडल करना पड़े. और वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है हैंडलिंग लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स. अब इसमें देखते हैं क्या होता है. अब जब फ्यू सबऑर्डिनेट्स होते हैं यानी कि कम लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से छोटी होती है, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है, कम लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमारे पास ज्यादा मैनेजर होते हैं, देयर आर मोर नंबर ऑफ मैनेजर्स. और जिसकी वजह से क्या होता है, टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. नाउ टेक एन एग्जाम्पल कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन अभी अभी ओपन हुई है और आपके पास अभी बहुत कम लेबर है, बहुत कम वर्कर्स हैं काम करने के लिए. लेकिन आप उसमें क्या करोगे, ज्यादा मैनेजर्स को बुलाओगे, क्योंकि कम वर्कर है. लाइक आपके पास 5 वर्कर्स हैं तो या तो आप 5 मैनेजर्स को ही बुलाओगे. अब क्यों, ऐसा क्यों है, अगर यहाँ 5 वर्कर है तो आप 5 मैनेजर्स को ही बुलाओगे. अब क्यों बुलाओगे, क्योंकि आपकी जो अभी ऑर्गेनाइजेशन है वो अभी अभी ओपन हुई है. एंड लेट थिंक कि वर्कर्स को भी अब अच्छे से काम नहीं करना आता. ओके, सो यू हैव टू गिव देम सम ट्रेनिंग, और आपको बताना पड़ेगा उन्हें, अच्छे से डायरेक्टिंग देनी होगी कि ऐसे ऐसे करो, लीडरशिप करनी पड़ेगी उन्हें, कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि ऐसा प्रोसेस है, ऐसे ही आपको करना होता है, या उसकी मिस्टेक्स बतानी पड़ेगी, अप्रिसिएशन देना होगा. तो ये सारी चीजें जब होती है ना, तो आपको
जब कम लोग होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन तभी तभी ओपन होती है, वर्कर्स को काम नहीं आता, तो ज़्यादा मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। लेकिन लेट्स थिंक कि अब वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हो गया। अब इसमें क्या होता है, जब सबऑर्डिनेट ज़्यादा हो जाते हैं, लोग हैं, लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो ज़्यादा हो गए, तो इस केस में क्या होगा, लेस नंबर ऑफ मैनेजर्स रिक्वायर होंगे, क्योंकि अब मैनेजर्स भी हैंडी हो गए होंगे, हर सिचुएशन से अब उन्हें डील करना आता है, सॉल्व करना आता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अब शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया। लोग ज्यादा हैं लेकिन हमारा अगर मैनेजर जो है वो चीजें संभाल सकता है, तो हम क्यों एक न्यू बंदे की रिक्वायरमेंट करेंगे, नहीं करेंगे। दैट्स वाई जब भी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बढ़ता है, तो जो नंबर ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो कम हो जाता है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। नहीं आई हो, देन आई विल श्योरली सॉल्व योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज डू कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट नाउ। या आप ये भी समझ सकते हो, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। बट छोड़ो इसे, ये तो फिर रटने वाली बात हो गई, आप इसे एक बार अभी रहने दो। ठीक है, ये सिर्फ एक टिप की तरह रख लो, बट आपको इसके पीछे का लॉजिक समझ आना चाहिए। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, आपको प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि मेरे को पता चले कि आपको समझ आ भी रहा है या नहीं, या या कोई प्रॉब्लम है कि मेरे से समझ नहीं आ रहा हो, या कोई भी ऐसी मिस्टेक लगती है, तो प्लीज़ डू कमेंट। If you think I should change my teaching style, I will definitely try to change it. But please अगर कोई भी दिक्कत लगे then do comment, तभी मेरे को पता चलेगा। Sixth question is, Uranus Limited is a company dealing in metal products. The work is mainly divided into functions including production, purchase, marketing, accounts, and personnel. Identify the type of organizational structure followed by the organization. तो यूरेनस लिमिटेड एक कंपनी है, वो मेटल प्रोडक्ट्स में डील करती है, और जो उनका जो काम है वो सिर्फ डिपार्टमेंट्स में डिवाइड है। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, एक परचेज हो गया, एक मार्केटिंग, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट, और एक स्टाफ डिपार्टमेंट या एचआर डिपार्टमेंट आएगा इसे। पर्सनल को क्योंकि हम स्टाफ कहते हैं तो एचआर डिपार्टमेंट ही होगा, एचआरडी। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है। सो फंक्शनल स्ट्रक्चर, रिलेशनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, नन ऑफ द अबव। सो द आंसर इज ए ऑप्शन, फंक्शनल स्ट्रक्चर। वाई फंक्शनल स्ट्रक्चर? बिकॉज ये जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है ये डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, और हमें ये नहीं पता कि ये प्रोडक्ट लाइंस में डील कर रहे हैं, नहीं, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लाइन है, दैट इज मेटल प्रोडक्ट। अब सिर्फ मेटल प्रोडक्ट है तो इसके पास नॉर्मल डिपार्टमेंट्स होंगे, लेकिन अगर कोई जैसा कि व्हीकल्स का डिपार्टमेंट है, अब व्हीकल्स में आपकी हो गई कार्स, स्कूटर्स। ओके, तो अब स्कूटर्स अगर बन रहे हैं तो उनके भी अलग डिपार्टमेंट होंगे, कार्स के भी अलग डिपार्टमेंट होंगे, एक प्रोडक्शन का, एक परचेज का, एक मार्केटिंग का, एक अकाउंट्स का। इसमें प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, अकाउंट्स, ऐसे ऐसे सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। तो इससे क्या होता है, ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिए व्हीकल्स वाला, ये तो है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर का एग्जांपल, ये डिविजनल स्ट्रक्चर का है। बट अगर आपके पास क्या सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लाइन है और आपके पास सिंपली 4-5 डिपार्टमेंट है एक ही प्रोडक्ट लाइन के, तो आपका ये होगा फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर। आई होप आपको बात क्लियर होगी। सो द आंसर इज ए। Seventh question is, identify the type of organizational structure which facilitates occupational specialization. Functional structure, horizontal structure, network structure और divisional structure। कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन में हेल्प करता है? थिंक एंड देन आंसर। सो द आंसर इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर वाई? बिकॉज अब फंक्शनल स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं एक ही प्रोडक्ट लाइन के, प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, अकाउंट्स, एचआरडी। ओके, ऐसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब इस केस में क्या होगा कि अब मेरे को मैंने जॉब ली वहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मेरे को असाइन कर दिया कि आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मैं काम करता हूँ 2 साल से। सो डोंट यू थिंक
कि एक ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन आ गया होगा मुझ में, क्योंकि मैं सेम नंबर ऑफ यूनिट्स रोज की रोज वहीं जाके बनाता रहता हूँ। सो आई गेट एफिशिएंट इन दैट, एफिशिएंसी आ गई होगी मुझ में। तो एक तरीके से अगर मैं ये जॉब छोड़ के भी दूसरी जगह जाता हूँ तो ये काम मेरे को अच्छे से आता है। सो डोंट यू थिंक आई हैव एन ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन? क्योंकि मैं स्पेसिफिक फंक्शन, ये जो प्रोडक्शन है ये एक स्पेसिफिक फंक्शन है, स्पेसिफिकली मैं प्रोडक्शन में ही स्पेशलाइज कर रहा हूँ ना, रोज प्रोडक्शन ही करता था। तो एफिशिएंसी आ गई होगी, मेरी मैन पावर का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो सकता है। ओके, और इसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट जॉब अगर मैं लेने जाऊंगा तो मैं इजीली सिलेक्ट हो जाऊंगा बिकॉज आई गेट एफिशिएंट इन दैट। So that's why functional structure is answer. Identify the type of organizational structure which makes training of employees easier as the focus is only on a limited range of skills. Network structure, divisional structure, functional structure, matrix structure. So what do you think the answer would be? So the answer is same functional structure, C option. बिकॉज इसमें भी क्या होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर पे हमें सेम ही फंक्शन रोज के रोज वहीं जाके परफॉर्म करना होता है, उसमें हम स्पेशलाइज हो जाते हैं, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय इजियर हो जाती है, फिर एम्प्लॉयज को ट्रेन नहीं करना पड़ता अगर वो सेम चीज वहीं जाके वही प्रोडक्ट रोज बनाते हैं। तो फोकस जो है वो एक लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स है, लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स पे। अगर मैं आपको ये भी बता दूं, एग्जांपल लेते हैं वो जो व्हीकल्स वाला है, वो तो मैंने आपको ये बता दिया था कि कार्स और स्कूटर्स में डिवाइड हो रखे हैं डिपार्टमेंट्स में कार्स और स्कूटर्स डिवाइड हो रखे हैं। लेकिन अगर वो डिपार्टमेंट डिवाइड ना हो, इट मींस व्हीकल्स के प्रॉपर 4 डिपार्टमेंट है और चारों डिपार्टमेंट में कार्स का भी काम हो रहा है, स्कूटर्स का भी काम हो रहा है। लाइक ये प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कार्स भी प्रोड्यूस हो रही है, स्कूटर्स भी प्रोड्यूस हो रही है। ये परचेज डिपार्टमेंट है, इसमें कार्स भी परचेज करवाते हैं ऑर्गेनाइजेशन, और मार्केटिंग भी परचेज करते, सॉरी, कार्स भी परचेज करती है, स्कूटर्स भी परचेज करती है बाहर से अगर कोई आ रहा हो, कोई इंपोर्ट करवाना हो एंड ऑल। और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी कार्स भी मार्केटिंग करा रही है, स्कूटर्स की मार्केटिंग करा रही है। एचआरडी में भी कार्स डिपार्टमेंट के लिए जितने लोग चाहिए मार्केटिंग के लिए चाहिए हो, या सेल्स के लिए या प्रोडक्शन के लिए, उनको हायर करती है, या स्कूटर्स के लिए। तो चारों डिपार्टमेंट में, कहने का मतलब ये है, चारों डिपार्टमेंट में दोनों चीजों के लिए काम चल रहा है, वेदर इट्स कार और वेदर इट्स स्कूटर्स। तो इसलिए तो ये मैं ये कह रहा हूँ एक तरीके का ये भी एक फंक्शनल स्ट्रक्चर का एग्जांपल है, बिकॉज इसमें स्पेशलाइजेशन नहीं हो रखा होता प्रोडक्ट का, सिर्फ इसमें फंक्शन का स्पेशलाइजेशन हो रखा है, तभी ये क्या है, फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर है, इसमें प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन हो नहीं रहा। तो अगर कोई जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में एग्जांपल दिया, लाइक मैं जॉब लेने गया, मेरे को प्रोडक्शन में असाइन कर दिया हो, तो प्रोडक्शन में मेरे को क्या सिर्फ कार बनाना आएगा या स्कूटर बनाना आएगा? ऑब्वियसली अगर मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे को काफी टाइम हो गया है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑब्वियसली मेरे को कार भी बनानी आती होगी, स्कूटर्स भी बनाने आते होंगे, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन दोनों बनाती है, तो मेरे को दोनों ही आ गए होंगे, कार्स और स्कूटर्स दोनों। अब जब मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा था तो इससे मेरी ट्रेनिंग जो है इजियर हो गई, क्योंकि मैंने सिर्फ एक चीज पे ध्यान दिया जो कि प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या कर रहा हूँ वो नहीं, लेकिन मेरे को प्रोडक्शन इस चीज का तो अच्छे से आता है, व्हीकल्स डिपार्टमेंट में मेरे को प्रोडक्शन में तो अच्छे से आता है। तो दैट्स व्हाई फंक्शनल स्ट्रक्चर इज द आंसर। Ninth question, the type of organizational structure is most suitable when the size of organization is large, has diversified activities and operation require a high degree of specialization. Divisional structure, functional structure, network structure और matrix structure। ये आपने जरूर सुइटेबिलिटी में पढ़ा होगा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा हो, डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज हो, कि हर एक डिपार्टमेंट में क्या क्या काम होना चाहिए, उस एक्टिविटी को डाइवर्सिफाई कर रखा हो, और जो ऑपरेशन है वहाँ का जो काम है उसमें हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए हो, स्पेशलाइजेशन के बिना वो काम नहीं हो सकता। तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है? फंक्शनल, डिविजनल, नेटवर्क और मैट्रिक्स। So the answer is functional structure. B option is correct here. आप इसकी suitability में जाके देखो, आपको ये तीनों ऑप्शन मिल जाएंगे, क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया था कि ट्रेनिंग इजी हो जाती है, फोकस एक चीज पे रहता है, तो स्पेशलाइजेशन तो होगा ही, ऑर्गेनाइजेशन का साइज भी लार्ज है। ओके, सो 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, इसका मैं पार्ट 2 पार्ट 3 भी लेकर आऊंगा जल्द।
Under this type of organizational structure, manpower is grouped on the basis of different products manufactured. इससे तो पता ही चल रहा है कि on the basis of different products manufactured एक कीवर्ड होता है. पहले इस क्वेश्चन का जवाब दो, उसके बाद कीवर्ड्स बताऊंगा. Divisional structure, functional structure, network structure, metric structure. So think and answer. So the answer is divisional structure. A option. ए ऑप्शन डिविजनल स्ट्रक्चर है इसका आंसर, क्योंकि मैन पावर जो है, एफिशिएंसी जो है पर्सन की, इंडिविजुअल की, वो किसके बेसिस पे डिवाइड होती है? ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड. अब कीवर्ड ले लो यहाँ पे. फंक्शनल स्ट्रक्चर का कीवर्ड होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस. और डिविजनल स्ट्रक्चर का कीवर्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट. तो जब यहाँ पे पढ़ा कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड, ये देखो ये रहा, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड, दिमाग की बत्ती डायरेक्ट जानी चाहिए, डिविजनल स्ट्रक्चर है इसका आंसर. दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आई एम गिविंग यू अ होमवर्क या टेस्ट, आप जो भी कहना चाहो, प्रैक्टिस के लिए, या जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की होगी वो तो देखते ही आंसर दे देंगे. सो 11th क्वेश्चन ये देखो आप. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर? इट प्रमोट्स फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, मैनेजरियल डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट, इट इज easy to fix responsibility for performance, it is an economical structure to maintain. So इसका जवाब आपको सोचना है एंड कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है. 12th question is, which of the following is not a merit of functional structure? It promotes control and coordination within a department. It makes training of employees easier as the focus is only on a limited range of skills. It ensures that different products get due attention. It leads to occupational specialization. 13th question. Rishabh has joined as a creative head in an entertainment company. He always ensures that the work has been divided into small and manageable activities, and also the activities of similar nature are grouped together. So identify the related step in the organizing process. मैं आपको step बताना है organizing process का, ये चारों options में से. Indigo Limited has staff of 300 people, which is grouped into different departments. The organizational structure depicts that 100 people work in production department, 115 in finance department, 20 in technology department, and 13 HRD. Identify the type of organizational structure. फिर इसमें organizational structure बताना है आपको. लास्ट क्वेश्चन ये जो होमवर्क में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर? इट प्रमोट्स प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, इट इंश्योर्स दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन, इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड फास्टर डिसीजन मेकिंग, इट फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन एंड ग्रोथ एज न्यू डिसीजन. तो इनमें से कौन सा मेरिट नहीं है डिविजनल स्ट्रक्चर का, वो बताना है. अच्छे से सोचना, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर देना एंड फिर कमेंट करना. और इसके आंसर्स आप कमेंट करो, आई विल रिप्लाई और आई विल डिक्लेयर द आंसर्स इन द नेक्स्ट लेक्चर, जब मैं इसका पार्ट 2 लेकर आ रहा हूँ. होप कि टुमारो और डे आफ्टर टुमारो में इसके लेक्चर्स लेकर आऊँ मैं, और एमसीक्यू सीरीज के. बट इफ इट विल नॉट कम, सो मैं आंसर्स आपको करेक्ट करके इन कमेंट सेक्शन ही बताऊंगा. पर do comment if you have a doubt and query or the answers of these questions 11 to 15. So if you liked my lecture, please like, comment, share and subscribe my channel. This is all for today, and thank you. Have a nice day. Bye bye.